अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अली हैदर। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा नहीं देते या जवाब नहीं देते हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। इस पर कई सवालात उठते हैं कि पार्लियामेंट में ना जाना क्या ये सही रहेगा। इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट ना जाकर अपनी 40 दिन की जो मुद्दत थी, जिसके बाद उनकी रुकनियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है या फिर स्पीकर के रेफरेंस के बाद खत्म हो सकती थी, वो उन्होंने मुद्दत पूरी की। फिर सवालात उठे कि जनाब ये तो अब पार्लियामेंट के या नेशनल असेंबली के मेंबर ही नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के इस फैसले के बाद जगह जगह से उन पर तनकीद आई, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि अगर आप पार्लियामेंट में बात ही नहीं करना चाहते, अगर आप जवाब मांगते हैं मियां साहब से तो वो जवाब पार्लियामेंट में देंगे। आप अगर सड़क पर सवाल करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसका जवाब सड़क पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट में देंगे, और फिर उस जवाब का जो जवाब दोबारा आपको देना होगा, जैसा कि पिछली दफा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से 7 सवालात किए गए, उन्होंने उसका जवाब दिया। आप अगर उस पर गैर मुतमईन थे तो बजाय इसके कि उस पर एक और सवाल करते, आप वहां से उठकर चले गए। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर पार्लियामेंट में जाने से मियां नवाज शरीफ की प्रीमियरशिप एंडोर्स होती है, जैसा कि खान साहब ने कहा, तो फिर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए थे? वहां पर आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो वाइस चेयरमैन है, उनको आपने क्यों भेजा? खान साहब के इस बयान के बाद तनकीद के निश्तर तो उठ ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 30 अक्टूबर जो ऐलान किया है खान साहब ने अब इस्लामाबाद को बंद करने का, उसके बाद का लायामल उन्होंने क्या बनाया है। अपने मौजूद मेहमानों से आपको तारुफ करवा दूं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आप अवैस तौहीद साहब। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बल्कि पॉलिटिकल वर्कर, जिन्होंने बहुत ही बुनियाद से आगाज किया अपने करियर का, और उनका जो है वो सिलसिला यूं रहा है कि जनाब एक पार्टी के ओहदे पर भी रहे, उसके बाद पार्टी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये बातें तो खैर अब पुरानी हो चुकी हैं। अली जैदी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे और वेट कर रहे हैं फिलहाल हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन का। हमें थोड़ी ही देर में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ज्वाइन कर लेंगे। अली जैदी साहब, सर ये सवालात अब बहुत से उठ गए हैं और अब की बार पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता है। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जब धरनों के वक्त, तब भी लोगों ने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, कैसे प्रैक्टिकल है। तब आपने ये कहा पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तब भी लोगों ने कहा कैसे प्रैक्टिकल है, लेकिन आपने वो सब कुछ करके दिखाया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है पार्लियामेंट में ना जाना, वो पार्लियामेंट जिसने आपको मौका दिया है ताकि आप आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर सके वहां पर? अली देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि जो पार्लियामेंट इन इट्स करंट स्टेट, ये तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल बना दी है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है पार्लियामेंट से, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाकिस्तान में चलती है ना, तो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है। और अगर जो इदारा, जो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जिसको जवाब भी देना पसंद ना करे, तो ऑटोमेटिकली डिसफंक्शनल हो गई ना वो पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर तो जवाब दे ही नहीं रहा किसी चीज का। हम उसको जाके अब क्यों इंडोर्स करें प्राइम मिनिस्टर को? जहां तक बात की अगर उन्होंने एपीसी किया तो हमारी रिप्रेजेंटेशन वाइस चेयरमैन साहब और शीरी मजारी दोनों वहां थे, राइट। और अब जो आप बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हुकूमत जिस पार्लियामेंट में हुकूमत कर रही है वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे इंसान को, उन्होंने अभी भी कश्मीर कमेटी का कितने सालों साल डेकेड से बना के रखा हुआ है चेयरमैन, जो कि ये बयान दे रहे हैं कि कश्मीर पे हम क्यों रो रहे हैं, फाटा में भी ये हो रहा है। माने ये उनका एक स्टेटेड बयान है। और ऐसा क्या काम मौलाना फजलुर रहमान कर लेंगे या कर लिया उन्होंने कि जो कश्मीर कमेटी का जो काम है कि दुनिया भर में जाके कश्मीर के कॉज को प्रोपेगेट करें, आधी दुनिया में तो उनका वीजा ही नहीं लगता, लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते। जैदी साहब, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि मौलाना फजलुर रहमान वहां पर मौजूद है पार्लियामेंट पे, महमूद अचकज़ई साहब मौजूद है वहां पर, या मियां साहब वो जवाब नहीं देते जो आप सुनना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को ही नहीं मानते। डू यू थिंक दिस इज द राइट आइडिया सर? नहीं, ये आप उन्हीं महमूद अचकज़ई की बात कर रहे हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि केपी के अफगानिस्तान का हिस्सा है। गलत कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कहा उन्होंने, पर उसका कसूर पार्लियामेंट को तो नहीं दे सकते ना सर आप, कि आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन है सर। अली, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग, खाली पार्लियामेंट इज जस्ट नॉट अ बिल्डिंग।
पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट की जो जिसे कहते हैं ना जो डिग्निटी है वो तो उन लोगों के साथ होती है बरकरार जो उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो माशाल्लाह आपके नामवर लोग पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो स्पीकर है पार्लियामेंट का, जिसको एक ही रेफरेंस नजर आता है, दूसरा रेफरेंस नजर नहीं आता, वो फिर पार्लियामेंट का वो अपनी मॉरल इंटेग्रिटी खो चुका है। ठीक है साहब, ये आपके वो लुकात हैं जिनकी बेस पे आप समझते हैं आपके चेयरमैन साहब ने या पार्टी ने फैसला लिया। अब एस तौहीद साहब, आपको जो जस्टिफिकेशन दी है अभी जैदी साहब ने, यकीनी तौर पर उनकी पार्लियामेंट भी यही जस्टिफाई करी होगी जनाब, इन वजूहात की बिना पे हम समझते हैं कि इट्स ऑल इन वेन टू गेट टू द पार्लियामेंट। देखिए, बात ये है कि जाहिर बात है उनकी पार्टी, उनकी हिकमत अमली, उनकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल वो हक बजानिब है इसके। बात यह है कि जो पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात का मुतालबा इखलाकी तौर पे जायज़ है, पीटीआई का, इमरान खान साहब का धरना इनका जो है जमहूरी हक है, जायज़ है। इस दफ़ा तरीक़ेकार 2014 से अलग है, जिस पे हम सब ने नुक्ताचीनी की थी 2014 से, वो भी जायज़ है। अपोजिशन पार्टीज़ के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ, जायज़ है। लेकिन बात ये कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन देखें, उसके अंदर शिरकत ना करना मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में एक नामुनासिब रवैया है। और उसमें जो कल जब इन्होंने शाहमूद कुरैशी साहब को भेजा था तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ही कॉल की थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के ही ज़ेर सदारत हुई थी। और उसके अंदर शाहमूद कुरैशी साहब ने जो बड़ा मैच्योर तरीके से जो केस पेश किया, और आप वहाँ भी देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात की बात की, जिस पे इत्तलात इस तरह की हैं कि उनका चौधरी निसार साहब के साथ जो है एक जरा तल्ख बातचीत भी हुई। और पीटीए के बारे में कहा जा रहा है कि दे वर बिट सॉफ्ट। मैं कह रहा हूँ, चले शाहमूद कुरैशी साहब देखें, एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, एक हसास मामला है, यूनिटी का मामला था। कल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था कि सियासी क़यादत जो है वो कश्मीर के मसले पर भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तहिद है। तो बड़ा अच्छा किया कि वहाँ पे, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जाते, वो जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मैच्योर तकरीर की थी, वो अपना मुकदमा और पेश कर सकते थे। प्रेजेंस है, आपके मुताबिक सर। लेकिन मैं समझता हूँ 80-90 लाख जो वोट इनको दिए हैं पीटीआई को, इनके चाहने वालों ने, पूरे मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, वो पार्लियामेंट को बोकस कहने या पार्लियामेंट के अंदर जो है ना जाने के लिए नहीं दी, इनको वहाँ पे जाने के लिए वोट दिए हैं। जो इनका प्रोटेस्ट का है, जायज़ है। पीएमएलएन की तरफ से जो ताख़ीर हुई है वो गलत है, तो इनके साथ इनका इखलाकी वो मुतालबा। लेकिन ये वाला देखें, बात ये है कि फिर तो एक काम करें ना, एक काम ये हो सकता है कि आप पार्लियामेंट से इस्तीफे दें, आप खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्तीफे दें। अगर मकसद ये है कि हुकूमत को गिराना है और अपोजिशन की जमातों को भी परस्यू करें और उनसे भी कहें, तो फिर तो सिंध में भी हुकूमत चली जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इनको सोलो फ्लाइट की आदत है। और नहीं, मैं देखें, मैं सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, इस वजह से शायद इस दफा तो देखें बहुत, इस दफा अपनी रिवायतों से ज्यादा इन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। ये तो बात है 5-6 महीने हो गए। लेकिन जो बात मैं समझता हूँ कि इनके चाहने वालों ने वोट इनको दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब इमरान खान साहब ने वहाँ तकरीर की, ये एक कायरनी है, ना नवाज शरीफ साहब ना इमरान खान साहब पार्लियामेंट में शिरकत नहीं करते। आप देखिए फैफिन की रिपोर्ट देखिए, 200 से ज्यादा मामलात में, चाहे जितने भी इनको हों रिजर्वेशंस, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज जरा जैदी साहब से, जरा अगर आपकी इजाजत से, जैदी साहब एपीसी में शिरकत करने चले गए शाहमूद कुरैशी साहब। ये एपीसी उन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी जिनको आप एंडोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है, चले गए। जाने के बाद ये भी कह दिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की सियासी बसीरत पर बड़ा यकीन है, आई बिलीव इन हिज पॉलिटिकल अक्यूमेन। तो मैं उन जो शाहमूद कुरैशी जो इतने बड़े ओहदे पर फायज हैं आपकी पार्टी के, उनके बयान को, शिरकत को कैसे देखूं और आज के बयान को मैं कैसे देखूं, पर मुझे तो तजाद नजर आएगा ना सर। देखिए अली, हमारी पार्टी जो है ना, वैसे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज देखता हूं उससे कुछ थोड़ी ज़्यादा जमहूरियत ज़्यादा हमारी पार्टी में है। इसलिए कि हमारी पार्टी में इख्तिलाफ राय, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दूसरी जमात समझती है कि जी हम डिसेंशन इन द रैंक्स हो गया, वो हमारा इख्तिलाफ राय क्लियर कट रहता है। कल अगर शाह महमूद साहब गए थे और आज अगर हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सारों की इनपुट ली गई, और सारों की इनपुट लेने के बाद अगर चेयरमैन साहब ने एक फैसला किया,
तो वो कल से और आज में फर्क हो गया। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको छोटी अच्छा, मैं अगर जरी साहब आपको यहां पे कतरा कलामी करना चाहूं, मैं एक आपको क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी जी। आई जस्ट वांट टू आंसर। शेख रशीद साहब ने मैं ज्वाइन किया, मैं तरफ चाह रहा था उनका कमेंट ले लूं, अगर आप इजाजत दें तो। शेख रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कल आप क्या जाएंगे ज्वाइंट सेशन में? बिल्कुल नहीं जी, मैंने अभी खान साहब से बात की है, मैं खान साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि ये सारा गोरख धंधा इन्होंने अपनी पनामा लीग से जो इनके मामलात हैं जिसमें ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं उसको छुपाने के लिए ये एक नया स्टैंड और नया तशख्खुस पेश कर रहे हैं। और सवाए एक शाह महमूद की और कोई बंदा ऐसा नहीं था जो सीरियस हो पनामा लीग को उठाने में। तो मैं कल, मुझे अभी खान साहब को मैंने खुद फोन किया था और उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी मुस्लिम लीग की करें और मैं बाइकआउट करूंगा। और अगर इससे बड़ा फैसला भी किया खान ने, मतलब इस्तीफे देने का, मैं जो कह रहा हूँ सर, मैं अगर आपसे आप जोड़ करता हूँ कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं लेकिन मुझे कोई बात कहने को मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई बड़ा खान साहब ने भी फैसला किया तो अवामी मुस्लिम लीग इनके साथ खड़ी होगी। और जहां तक के शटडाउन का, जब भी उनकी कोर कमेटी जो फैसला करेगी अवामी मुस्लिम लीग उनका साथ देगी और इस धरने और स्ट्राइक में भरपूर शामिल होगी और जितनी हमसे जद्दोजहद हो सकी उसमें हिस्सा लेंगे, अपना अवामी मुस्लिम लीग अपना हिस्सा डालेगी। ठीक, शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी जी। ज़ादी साहब आपके जले साथ है शेख साहब, वो तो खैर आई थिंक काफी हद तक ऑब्वियस था कि जो आपने फैसला लेना है शेख साहब का वही फैसला होगा। सर ये एक तनकीद अपनी जगह, चले ठीक है, मैं आपसे सिर्फ ये बात मैं कुछ समझाना चाह रहा था। चलें प्लीज, कि जो इख्तिलाफ राय का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के अंदर बहुत से लोगों की राय एमकेएम के मुकाबले, जो एमकेएम का आज स्टैंड है वो एक है और मेरी राय एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी राय गलत है, वो ये नहीं कह रहे कि मेरा स्टैंड गलत है। तो ये इख्तिलाफ राय इज नॉट बैड। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो नॉमिनेट, जिसका 50% चांस है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का, जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, वो कहता है अमेरिका में मुसलमानों को नहीं आने दो, लेकिन ये रिपब्लिकन पार्टी का स्टैंड नहीं है। देयरफॉर पार्टीज के अंदर भी हेल्दी होता है इख्तिलाफ राय और उसी के ऊपर डिस्कशन होती है। और आज इस डिस्कशन के बाद अगर ये फैसला निकला और ये फैसला किया, जॉइंट फैसला किया पूरी कोर ने कि हमने नहीं जाना और हमने नहीं ऐसे इस प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम ही नहीं करना जब तक ये ना करे, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कश्मीर के कॉज के साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी अवाम सारी इकट्ठी नहीं है इंडिया के इन एट्रोसिटीज के खिलाफ जो कि वो कश्मीर में करते हैं और जो एडवेंचरिज्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेनी यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपने ये पॉइंट दे दिया अपना कि अगर कोई डाया जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, वो हर पार्टी में होना चाहिए। वो कहते हैं जी हमारी पार्टी में है, ठीक है। 30 अक्टूबर के दिन और 30 अक्टूबर के बाद क्या हालात होंगे, क्या लाएअमल होना चाहिए हुकूमत का और क्या लाएअमल हो सकता है ऑपोजिशन का, क्योंकि इस्लामाबाद को बंद करने का मकसद है कि काफी हद तक आप कार्य सरकार में भी मदाखलत के मुर्तकिब हो सकते हैं, या फिर जो रोजमर्रा के मामूलात है कैपिटल टेरिटरी के, क्या वो इफेक्ट होंगे या फिर क्या पूरा मुल्क भी इससे असरअंदाज होगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन के लिए एमएनए मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया। रांझा साहब शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं आप जवाब क्यों नहीं देते? सर आपके उस जवाब ना देने की वजह से देखें नौबत यहां तक आ पहुंची कि खान साहब सड़कों पर हैं और अब वो पार्लियामेंट जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं जब तक इस्तीफा या जवाब नहीं आएगा हम पार्लियामेंट का रुख नहीं करेंगे। रांझा साहब देखिए जी, इमरान खान साहब जो जवाब मांग रहे हैं, वो जिन शराइत के साथ जवाब मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें तो वो शराइत पहले ही कबूल नहीं है। और जिस तरीके से उनका जवाब मांगने का तरीका होता है, माजी में भी उन्होंने इसी तरह हमसे इस्तीफा मांगा, माजी में भी इसी तरह उन्होंने हमसे जवाब मांगा और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का जो नतीजा आया वो पूरी कौम ने देखा और पूरी कौम में जग हसाई हुई। तो हम तो उनको यही कह रहे हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करें, आधारों पे एतमाद करें। लेकिन एक तरफ वो जो आपकी एक कैंपेन बिल्डअप होती है कि तरीके से आप आधारों को चैलेंज करते हैं, उसके साथ फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालते हैं, तो मैं तो इसको उसी नज़र से देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो पूरी एक उनका जलसा ये सारा कुछ चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि वो अदारों पे प्रेशर डाल के और सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल के अपना मर्जी का फैसला लेना चाह रहे हैं, जिस तरह जुडिशल कमीशन के थ्रू उन्होंने। राजा साहब ये जवाब तो इतना मुश्किल नहीं है जिसका तो हम तो उनको बिल्कुल वो जवाब नहीं देंगे जो वो लेना चाह रहे हैं। नहीं देखे ना, एक आप पे इल्जाम है
आप ये नहीं कि आप पे जो है ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, आप पे इल्जाम है, उस इल्जाम का जवाब और बात खत्म। ये सड़कों से वापस पार्लियामेंट में भी आ जाएंगे, तो उसका जवाब देना कौन सा मुश्किल काम है सर? हम तो इनको सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमने इनको कहा कि आप वहां पे जब तारीख मुकर्रर हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट के बीच में आ जाएं, वहां पे जवाब दे देंगे। वो तो इनकी अपनी पिटिशन है ना, वहां पे जो लग चुकी है, अब उसके ऊपर बहस हो रही है, तो वहां पर सारी की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जो जवाब हमसे ये मांगेंगे, जो जवाब हमसे सुप्रीम कोर्ट मांगेगी, हम सारे के सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे, जो देने के लिए तैयार भी हैं, हम भाग भी नहीं रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। कोर्ट कहां से लिया मेरे भाई जवाब है, ये मैंने फोन कहां से लिया, इसका जवाब है। मैं समझता हूं कि देखिए जो ये तकनीकी जो उलझाव है ना जी, इसके अंदर हुक्मरान जमात को ना पढ़ना चाहिए, ना सारी पीटीआई और दूसरी जमातों को उसमें डालना चाहिए। ये जो सांप सीढ़ी साबित हो रही है पनामा लीक्स की, आप देखें बामास लीक की हुई, इसहाक डार साहब ने फौरन बयान दागा कि हम तहकीकात करवाएंगे एफबीआर के जरिए। अब आप देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सारे मालियाती और तफ्तीशी इदारों के सरबराह आए हुए थे। उसमें क्या हुआ, नैब के सरबराह ने कहा कि जी अखबारी लीक्स पर हम नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। डीजी जो एफआईए के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उसके खिलाफ हम तफ्तीश नहीं कर सकते। एससीसीपी ने कहा कि जी हमारे पास कोई इस तरह की रजिस्टर्ड कंपनीज ही नहीं है। बात यह है कि जब ये पनामा लीक्स का हुआ था तो हम ये तसव्वुर कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि अच्छा मौका है कि इदारे ऐसा शफाफ कोई मैकेनिज्म बने जिससे इदारे खुद ब खुद हरकत में आए। वो नहीं हुआ, ना इस्लाहत हुई, ना उसकी कोई तहकीकात हुई। एक दूसरी जानिब जो पीटीआई का जो आप बात कर रहे थे मुहर्रम के बाद, देखें मैं ये समझता हूँ, मेरी राय में, मेरी नाकिस राय में, इस वक्त टाइमिंग जो है वो मेरे ख्याल में मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है किसी भी सियासी, क्योंकि देखें पाक इंडिया जो टेंशन्स हैं उसके जो बादल जो हैं उसके कहीं ओट चली गई है जो इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब आप इसे ये कह रहे हैं कि इसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती हुकूमत को ये तो करना ही है। ये नहीं कह सकते कि मोदी ये कह रहा है कश्मीर में ये हो रहा है तो आम तहकीकात आप मुतालबा ना करें, मुतालबा जायज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक है मेरी नज़र में वो उसकी टाइमिंग कहीं ना कहीं मुखालिफ और सर नवंबर में और बहुत अहम चीज होने जा रही है जिसका और दो ऑप्शन हर 3 साल के बाद सबको इंतजार रहता है। एक्सटेंशन वाला मामला जो आप बात करें, देखिए दो जो हैं कि मुस्तफ़ी हो जाएं, अभी जो आज खान साहब का आया है कि या इन हाउस चेंज की बात करें कि जी आप किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दें या फिर आप जो है वो तहकीकात के लिए सामने हो। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही सख्त हैं और मैं समझता हूँ कि इसी पे जो रायवंड का धरना था वो मोमेंटम कायम रखना चाहते हैं खान साहब और तहरीक इंसाफ। लेकिन मैं ये समझता हूँ मुहर्रम और मुहर्रम के बाद जो इस वक्त हवा है वो कहीं ना कहीं इसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अली ज़ैदी साहब, मैं ये 30 वाली बात पर ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले सर मुझे इतना बता दें, जो राजा साहब ने भी बात की असेंबलियों में ना जाने वाली, सर उस सारी लेजिस्लेशन का क्या जो के दरमियान में लटक जाएगी? इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, आपका एक नया कानून या नया जो है वो एहतसाब के हवाले से दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी है पनामा लीक्स को लेकर ही, तो उन तमाम कवानीन का क्या बनेगा सर अगर आप असेंबली में नहीं जाएंगे तो? अली जो इन्होंने बात की राजा साहब ने कि जी हम पहले भी गए, हमने तो 4 हल्के खोलने की बात की थी और इलेक्शन 1 साल तक हम घूमते रहे, तो ये खोल देते तो शायद हम रोडों पे उस वक्त ना होते। तो ये पनामा तो मेरी नजर में जो पनामा लीक्स जब जिस दिन हुआ था, जिस दिन इसका इंकशाफ, मेरी नजर में तो अगले दिन ही निकल जाना चाहिए था। फिर भी 6 महीने लगाए, 6 महीने में ये टीओआर। अच्छा, और खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि जो टीओआर आप उनके ऊपर करते हैं, अगर आपको मेरे पे शक है, मेरे लिए भी करते हैं, सारों के लिए करते हैं, जितने भी पार्लियामेंट में बैठे। देखें, ये जबान ही शायद वो समझते हैं सड़कों वाली। अच्छा, अगर ये इतने पार्लियामेंट तो जरा बताइए कि ये क्यों सड़कों पर निकले थे चीफ जस्टिस को रिस्टोर कराने के लिए? इन्होंने क्यों लॉन्ग मार्च किया था? अच्छा, ये करें तो ठीक है, खुद कोई भी काम अंडर प्रेशर आए बगैर करते ही नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं जो जुडिशियल कमीशन की, मैं अभी आपके सामने, आप ब्रेक के बाद आ जाएं, मैं आपको पेज नंबर के साथ बता दूंगा जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा क्या क्या है। वो तो सिर्फ मुनज़्ज़म धांधली के लफ्ज के ऊपर उनको वो एग्री नहीं किया, बाकी जो सारी चीजें
जितनी जुडिशियल कमीशन में लिखी हुई है उस पर क्या एक्शन लिया? मैनेजमेंट की बात भी की गई थी, उस पर कोई एक्शन हुआ? वोटों की बात किसी ने गलती की, किसी ने चोरी की, उस पर कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। देर अच्छा टीओआर बनता क्यों है? अच्छा जरा मुझे एक बात और बता दें सर, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि टीओआर बनता ही क्यों है? जुडिशियल कमीशन और जेआईटीज बनती हैं, इदारे होते हैं सर। मेरा सवाल यही है, देखिए कि टीओआर इनिशियली बनता ही क्यों है? मुझे तो कोई ऐसी एग्जांपल समझ नहीं आती जहां किसी पर इल्जाम लगा और इल्जाम वाले बंदे ने कहा हो मुझे ब्रेक लेनी है सर यहाँ पे, इल्जाम किसी पे लगा हो और उस बंदे ने कहा हो कि जनाब के टीओआर तय करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करें कि आप मुझे किस तरह से प्रोसिक्यूट करेंगे, किस तरह से मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मुझे नहीं मिलती है। ब्रेक में लूंगा, ब्रेक के बाद 30 के हवाले से इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है। क्या वाकई खान साहब इतनी मैन पावर अपने साथ रख पाएंगे कि वो इस्लामाबाद को चोक कर सके, बंद कर सके? और अगर ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत का लाया अमल क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने तारीख दे दी है कि इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। अली जैदी साहब, क्या किया जाएगा? किस तरह बंद करेंगे आप? क्या आप जगह जगह क्या कंटेनर लगाएंगे, लोग फैला देंगे अपने जैसे लास्ट टाइम आपने किया था, डी चौक पे धरना देंगे, क्या करेंगे? कोई लाया अमल तय किया आपने सर? अली अच्छा, उनका लिंक डाउन हुआ है। चले मैं अपने सवाल को अब रिफ्रेज करता हूं और राजा साहब आपकी तरफ लेकर आता हूं। फर्ज करें पीटीआई ने कोई भी अब देखो ऐलान किया इतना बड़ा, कोई ना कोई उन्होंने स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी। आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आप इस्लामाबाद को इतनी आसानी से बंद होने देंगे राजा साहब? देखिए, उनको सबसे पहले तो इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए और धरने के 126 दिनों के दौरान इस्लामाबाद में जो इनकी रही सही सपोर्ट थी वो भी उसका जो रिजल्ट्स थे, नतायज बल्दियाती इलेक्शन में सामने आ गए अवाम के आगे कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी धरने में जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया, जिस तरह लोगों को मसाइल का सामना हुआ, वो सारे के सारे लोग इनको छोड़ के निकल गए। वो नहीं अगर अब ये अवाम को दोबारा से तंग करना चाहते हैं और इस्लामाबाद की सड़कें ब्लॉक करना चाहते हैं, क्या ऐसा होने देंगे? अगर ये नहीं सोचते, देखें अगर ये नहीं सोचते तो ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी राइट टू मूवमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर है। और हम ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब अपना अगर इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो अगर वो जहां पर भी कानून को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे वहां पर हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि इससे पहले इमरान खान साहब से बात की जाए, उनको कायल करने की कोशिश की जाए? गवर्नमेंट पे होते हुए, बड़ा होते हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा झुक के उनसे उनके पास चले जाएं, जनाब ये मत करें आप। अली, ये सवाल मैं आप जैसे माशाल्लाह एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट से अब मैं इसका ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तो बड़ा इस तरह का सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को राजी किया जाए। सर ये तो इमरान खान को तो करना चाहिए सर। 126 दिन धरनों में आपको करना चाहिए। ने वो जो रवैया इख्तियार किया वो तो सारे पाकिस्तान के मीडिया ने देखा। सर आप गवर्नमेंट में हैं, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना है, आपको उसके बावजूद जाना चाहिए, आपको उसके बावजूद करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बड़ेपन का मुजाहरा हम बड़ेपन का मुजाहरा हम तो इसके साथ कर चुके हैं। अच्छा आप अब दोबारा नहीं करेंगे जादी साहब? आप इस्लामाबाद जाके वहां के शहरियों की जिंदगी जीवन करना चाहते हैं? दिस इज व्हाट मोहसिन शाहनवाज साहब स्टेटेड। अली, मैं एक बात आपको कुछ जरा थोड़ा सा तारीख का एक पेज दिखाना चाहता हूं। 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का बायकॉट किया क्योंकि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान पे अमल नहीं कर रही थी। उसके बाद पाकिस्तान की एक्चुअल गेम शुरू हुई थी, वो जो एक साल था। सर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं निकल जाता, जब भी हम सड़कों पे आने का, ये तो आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं ना सर। वो तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। असेंबली के अंदर जो मुस्लिम इंडिया मुस्लिम लीग हैड वन
कांग्रेस ने जब कैबिनेट मिशन के ऊपर नहीं किया अमल, तो फिर उनको रोडों पे आना पड़ा। अच्छा, ये बताएं करेंगे क्या आप इस्लामाबाद को ब्लॉक कैसे करेंगे कि गवर्नमेंट डिस्फंक्शनल हो जाए? किसी चीज को चलने देंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है ज़ैदी साहब, हम थोड़ी इसकी अब जाते हैं, डिटेल में आते हैं। किस तरह बंद करेंगे गवर्नमेंट को डिस्फंक्शनल, किस तरह करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है सर आपकी? स्ट्रैटेजी में आपको चैनल 24 के ऊपर बैठ के तो नहीं बताने लगा, एक महीना पहले जब स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपको पता चल जाएगी। स्ट्रैटेजीज आर नॉट डिस्कस्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। नहीं, ये तो कम से कम हो सकता है ना कि आप आखिर करने क्या जा रहे हैं, इस्लामाबाद को क्या किस तरह बंद करेंगे? आपके पास वो कंटेनर नहीं है ना कि आप जगह जगह लगाएंगे, लाहौर से लोगों को लेकर आएंगे, इस्लामाबाद से लोगों को इकट्ठा करेंगे। देखिए, ये हम आपको बता नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे स्ट्रेटजी। वैसे साहब, यू थिंक स्ट्रेटजी कोई है इनके पास इवन आफ्टर दैट की करने के बाद क्या होगा? जिस तरह अली ज़ैदी साहब ने तारीख का हवाला दिया, तो उसका मतलब ये है कि ये सारी किश्तियां जला रहे हैं और इसका मतलब है कि पार्लियामेंट का बाइकआउट ये मुस्तकिल जारी रखेंगे। तो ये तो टकराव वाली बात है और उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो अगर ये करना चाहते हैं तो फिर तो ये है कि ये सारे मुस्तफ़ी हों पार्लियामेंट के साथ, खैबर पख्तूनख्वा से भी हों, ताकि एक सिटिंग गवर्नमेंट के लिए क्राइसिस हो। एक यही सूरत है। दूसरी सूरत जो नज़र आती है कि शफाफ तहकीकात जो है, जिसमें तातुल कर रही है, ताख़ीर कर रही है हुक्मरान जमात, उसका एक ही हल है, वो है अदालती लड़ाई से, कानूनी लड़ाई से। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन करेगा अनाउंस, ठीक है, क्योंकि हमने देखा इलेक्शन कमीशन में भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो दायरेकार है, दायरे इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंग जो है मेरे लिए जो था कि जहांगीर तरीन साहब के वकील ने, मुझे किसी ने जो बताया, वो उन्होंने कहा कि दायरेकार नहीं है, दायरे इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो एक वहाँ पे तजाद है। इलेक्शन कमीशन एक आर्टिकल जो है उसके तहत जो है वो कर सकती है जब वो ये समझे, अकॉर्डिंग 104 है शायद मेरे ख्याल में, या 116 है, कि उसके तहत अगर ये समझें कि जहाँ पे कानून साइलेंट है तो फिर उसकी तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यही दो तरीके हैं। ज़ाहिर बात है कि प्रेशर आप डाल सकते हैं और जितना प्रेशर ये जितने दिन ये सड़कों पे रहेंगे उतना जो है सरदर्द होगा हुक्मरान जमात के। लेकिन मैं ये समझते हैं सर कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर इस्लामाबाद बंद कर देंगे असेंबली में क्या करेंगे जाके? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी आपसे अर्ज किया कि मेरी नाकिस राय में ये मौजू नहीं है वक्त। मेरी नाकिस राय में ये इनकी पार्टी है, इनकी हिकमत अमली है, इनकी स्ट्रेटजी है, ये जो बेहतर समझते हैं, इनका जमहूरी हक है। लेकिन जो होना है वो तो इस वक्त ये लग रहा है कि पाक भारत टेंशन्स के दौरान मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त मज़ालिम या इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, उसके ख़िलाफ़ जो जबर है रियासती, उसके तनाजुर में जो बादल मंडला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो उतना सिग्निफिकेंटली, चाहे ये जायज़ इनका मुतालबा हो, चाहिए जायज़, और आपको ये लगता है कि वो उसके कहीं पीछे चली जाएगी टाइमिंग के हिसाब से? मैं पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ पुश भी नहीं करना चाहिए खान साहब को। अगर ऐसा कर रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं सर यहाँ पे, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। जो बड़ा अहम नुकता अवैस वहीद साहब ने उठाया कि जनाब सरहद पार क्या हो रहा है इंटरनेशनली, किस तरह से आपको आपका दुश्मन आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट होने का प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। इस दौरान अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है या करने की कोशिश की जाती है, तो क्या ये रियासत के लिए फायदेमंद होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, परवेज रशीद साहब ने अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब कि कल का जो जॉइंट सेशन है वो खालिसन कश्मीर के लिए होगा। तो ज़ैदी साहब, अगर कश्मीर के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया गया है तो फिर मैं दोबारा रिट्रेट करूंगा इस पॉइंट को, आपकी शमूलियत, आपकी शिरकत क्या जरूरी नहीं थी? आवाज नहीं आ रही मुझे प्रोग्राम। नहीं सर, अली ज़ैदी साहब, अली मुझे आवाज आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि कल एपीसी हुई है? बिल्कुल हुई है सर। एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ एपीसी में सारी पार्टीज का आ गया, ठीक है सर। तो अब ये जो जॉइंट पार्लियामेंट कर रहे हैं कल, उसमें ये क्या अचीव करेंगे एक्सेप्ट कि ये एक
एक क्रिमिनल ऑलमोस्ट जो है, जो सर्टिफाइड हो गया है, जिसके ऊपर अब ये एलिगेशंस नहीं है, प्रूफ आ गया पनामा में, इसकी हुकूमत को लेजिटिमाइज करने के अलावा और हम क्या काम कर लेंगे। और आपने जो बात की, एक चीज मैं और जवाब दे दूं, एक चीज मैं आपको और जवाब दे दूं, देखिए तारीख से इंसान सिर्फ सीख सकता है। जो वियतनाम वॉर अमेरिका में हो रही थी और मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के अंदर डायरेक्ट एक्शन किया था, रोडों के ऊपर आ गया था सिविल राइट्स के ऊपर, तो क्या उसने ये कहा कि जी अमेरिका हालत जंग में है? हमारी तो जंग नहीं हो रही ना, इंडिया, वो तो जंग जारी थी। स्ट्रीट पावर से आप ये आपके हिस्टोरिकल लीडर्स बने अमेरिका में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी बात पूरी सुन ले, मेरा आप डिसएग्री करें। जी जी। तो जो अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट चली, वो स्ट्रीट एक्शन के ऊपर चली, और उसके बाद सिविल राइट्स का लॉ पास किया। मैं राजा साहब, ठीक है जैदी साहब आपका पॉइंट आ गया, ये आप कैसे राजा साहब, जैदी साहब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, अमेरिका की मिसाल दी उन्होंने, सिविल राइट्स मूवमेंट की उन्होंने मिसाल दी है, वो कहते हैं ऐसा होता रहता है, बाहर के मामला और तरह से, अंदर के मामला साथ साथ चलते रहते हैं। राजा साहब, देखिए, ये कान को इधर से पकड़े या हाथ को ऊपर से घुमा के पकड़े, बात तो यही है कि जो इन्होंने काम किया है और जिस तरह से ये जाती मामलात और जाती रंजिशों को इस वक्त पाकिस्तान के कॉज के बीच में लेके आ रहे हैं कि इसके सारा ये सूरत हाल पैदा करने से, इनका इलेक्शन का बायकॉट करने से, पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर का, पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर का, वो कमजोर हुआ है। और इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है, इसमें कोई शकूक व शबात नहीं होने चाहिए कि इमरान खान ने जब आज अपनी बात की तो उन्होंने एक ओपनली ये भी बात की कि मैं अपना मौकफ कश्मीर के ऊपर दे चुका हूं, अपने जलसे के अंदर मैं कश्मीर पे अपना मौकफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दे चुका हूं, या शाह महमूद साहब बात कर चुके हैं, उनका अपना मौकफ पार्लियामेंट का, इसका मतलब है वो अपने आप को इन कायदीन के साथ नहीं खड़ा करना चाहते। और उसमें ये भी बात है, पहले जो एपीसी कॉल की उसमें भी नहीं गए और उसके ऊपर भी इनके ऊपर बड़ा नेगेटिव रद्द अमल आया। पाकिस्तान के सब लोगों ने ये कहा कि इन्होंने जो ना जाके काम किया है, ये कश्मीर के कॉज को कमजोर किया है। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को चला कौन रहा है, इनको मशवरे देने वाले लोग कौन है जो इनको पीछे से ये मशवरे दे रहे हैं। पहले इमरान खान साहब के ऊपर हमेशा से इल्जाम लगा है, गो कि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि ये जूइश लॉबी इनको पीछे से मशवरे दे और इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस रखती है, लेकिन इस वक्त जब वो एक तरफ सीपैक के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सीपैक के ऊपर भी शकूक व शबात जो है वो भी हुए, एक तरफ वो ये बात करते हैं, अर्ज है उसके बाद वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान करेगा, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं था कि मियां साहब इंटरनेशनल एरिना में कश्मीर की बात करने से पहले अपने ऊपर लगे इल्जामात को धुलवा देते? मोदी पर बुशरफ गुजरात का जब इल्जाम लगता है तो क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मियां साहब पर मॉडल टाउन की 14 लाशों का इल्जाम लगता है, पैनामा लीक्स का इल्जाम लगता है। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल एरिना में जाके आप ये इल्जामात, इनका बोझ आपने उठाया और फिर आप कश्मीर की बात कर रहे हो, एक अच्छी बात है? देखिए, हमने अपने आप को जो पाकिस्तान के बीच में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जहां तक मॉडल टाउन का केस है हमने उसके आगे पेश किया हुआ है, और उसके बीच में जो इंक्वायरी हुई है उसके बीच में हमारा जो रोल है वो सबके सामने, उस पर अभी तक गवर्नमेंट का कोई, मतलब चीफ मिनिस्टर का या किसी जिन लोगों के ऊपर एफआईआर कराई थी उनका कोई रोल निकला। पीछे रह गई बात पनामा वाला इशू, तो पहले से हम इनको बता रहे हैं कि पनामा वाले इशू के बीच में हमारा तो नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, मैं भी मानता हूं कि नाम नहीं है, मैं भी मानता हूं कि नाम नहीं है, तो ये बेसिकली इनकी तो ये कोशिश थी, पर बच्चों का है, उनके खिलाफ ही आप कम से कम इंक्वायरी बिठा दें। मैं कह रहा हूं कि देखें, नाम और इसके सबके मैं बच्चों पे सबके एक मिनट दीजिएगा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खानदान के यानी कि 2 साहबजादों साहबजादी पे जो इल्जामात हैं, बिल्कुल उनको पहली फुर्सत में वो इल्जामात, और सबका, सिर्फ उनका नहीं, सबका होना चाहिए। और उनके साथ जो इस वक्त, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे अलीम खान साहब हो, चाहे जो भी है, और शुरू ये नवाज शरीफ साहब के खानदान से, ये हमारे लिए अच्छा है, पूरे मुल्क के लिए अच्छा है। लेकिन बात ये है कि ये मौजू, ये जो वक्त है वो मौजू नहीं था मेरी नज़र में कि इमरान खान साहब जॉइंट पार्लियामेंट का, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों, करते, वो जब वहाँ पे तकरीर करते हैं तो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर आते हैं, जब एजुटेशन का इस वक्त मौजू नहीं है मेरी नज़र में। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि उनका जो तना सफ़र है, जो रायवंड शुरू किया था उन्होंने बग़ैर अपने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के, वो अब मज़ीद कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर वहाँ से मज़ीद इख्तिलाफ़ात आने की मुझे उम्मीद है।
ठीक है, मजीद कठिन हो जाएगा। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। वैसे ही साहब बहुत शुक्रिया आपका, राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जैदी साहब आपने वक्त निकाला आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में जो बात की है अवैस तौहीद साहब ने, और जिस पर मुस्लिम लीग नून भी जो है वो बज़िद भी कहले हैं, उनका मौक़िफ़ है कि अभी शायद ये वक्त नहीं था कि इस तरह की पॉलिटिकल एजिटेशन को हवा दी जाती, इसका आगाज़ किया जाता। पहले सरहद पार के जो मामलात हैं उनको संभालने के लिए हमें मुत्तफ़िक होकर आगे बढ़ना चाहिए था। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।